डियर स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए वह सांख्यिकी से है। और जो छात्र छात्राएँ बीए सेकेंड ईयर में या एमए प्रीवियस में हैं, बीए सेकेंड ईयर जिनके पास समाजशास्त्र है, एमए में जिनके पास समाजशास्त्र है, बीए में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, एमए में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, सांख्यिकी का पेपर सभी पेपरों में अक्सर ही आता है। और मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आज सांख्यिकी का, वह टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इसमें जो हम निकालेंगे वह निकालेंगे सांख्यिकी माध्य। सांख्यिकी माध्य यानी मेजर्स of central tendency और इसके अंतर्गत स्टैटिकल एवरेज। क्या? स्टैटिकल एवरेज। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्यात्मक तथ्यों के विशाल समूह को पूर्ण रूपेण समझने के लिए या समझने की मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित अयोग्यता हमें ऐसे अपेक्षाकृत थोड़े अचर या स्थिर माप उपलब्ध करने को बाध्य करती है जो समंकों की पर्याप्त रूप से व्याख्या कर सकें। समंकों के लक्षणों को कम से कम अंकों में सारांश रूप में प्रकट करने के लिए सांख्यिकी को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सांख्यिकीय माध्यों स्टैटिस्टिकल एवरेज का निर्धारण करना पड़ता है। अब देखिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अर्थ समझना है। तो देखिए सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालता है। क्रॉक्सटन एवं काउडेन के अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थिर एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंक माला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का अधिकतर
उसके आसपास जमाव होता है। समंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह मूल्य श्रेणी के व्यक्तिगत पदों की कुछ निश्चित केंद्रीय मूल्यों पर संकेंद्रित होने तथा उन पर वितरित होने की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसी कारण उस प्रतिनिधित्व मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। सामान्यतया उसे सांख्यिकीय माध्य भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकीय माध्य स्थान संबंधी माप प्रतिरूप मूल्य या सारांश अंक भी कहलाते हैं। सांख्यिकी के माध्यों का मूलभूत महत्व है। वास्तव में सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य बहुत सी रीतियां माध्यों पर ही आधारित हैं। यही कारण है कि डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। अब देखिए, सांख्यिकी का अर्थ भी आपने जान लिया, इंट्रोडक्शन भी आपने जान लिया। अब बात आती है उद्देश्य व कार्य की। यानी सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उनका क्या उद्देश्य है और उनका कार्य क्या है, यानी ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। देखिए, सांख्यिकी माध्यों के उद्देश्य व कार्य हैं जिनके कारण उनकी अत्यधिक उपयोगिता है। संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, यह पहली उनकी उपयोगिता है। तो देखिए, संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। माध्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मूल्यों के समूह का सरल व संक्षिप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना है, जिससे कि मस्तिष्क समूह की इकाइयों के सामान्य आकार को शीघ्रता से ग्रहण कर सके। यह पहला उद्देश्य व कार्य है। दूसरा क्या है? तुलना की सुविधा करना। यह इनका दूसरा उद्देश्य है। देखिए, माध्यों की सहायता से दो समूहों के महत्वपूर्ण लक्षणों की सरलता से एक ही दृष्टि में तुलना की जा सकती है। और तीसरा इनका जो उद्देश्य है, तीसरा वह है समग्र प्रतिनिधित्व करना। यानी माध्यों की सहायता से ही प्रतिदर्श निकाले जाते हैं। वह प्रतिदर्श के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके बाद इसका चौथा जो उद्देश्य है वह है सांख्यिकी विवेचन का आधार प्रस्तुत करना। देखिए, सांख्यिकी विश्लेषण की अनेक क्रियाएं जैसे अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि माध्यों पर आधारित हैं। अब देखिए, हम जो आपको अध्ययन कराएंगे उसमें अध्ययन कराएंगे अपकिरण का, विषमता का, सहसंबंध का, प्रतीपगमन का। इन सभी का मैं आपको अध्ययन एक एक स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊंगा। इसका पांचवा जो उद्देश्य है वह है पथ प्रदर्शन
करना। यानी माध्यम से ऐसे मूल्य ज्ञात हो जाते हैं जो भावी योजनाओं, क्रियाओं व नीतियों के निर्धारण में यथोचित मार्गदर्शन करते हैं। व्यापारियों व अधिकारियों के या व्यापारियों व अर्थशास्त्रियों के अनुमानों में तो माध्य विशेष रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। किस किस के साथ में? व्यापारियों के लिए और अर्थशास्त्रियों के लिए, समाजशास्त्रियों के लिए भी यह सहायक सिद्ध होते हैं। अब बात आती है कि आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, यानी एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एवरेज। तो देखिए, आदर्श माध्यम में आवश्यक गुण होने चाहिए, और वह जो गुण होने चाहिए वह कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहला जो गुण है वह है स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित। यानी आदर्श माध्य स्पष्ट व निश्चित होना चाहिए। यदि वह केवल सांख्यिक के अनुमान पर आधारित है तो उससे समंक श्रेणी की वास्तविक विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा और विभिन्न व्यक्ति उनका अलग अलग अर्थ निकालेंगे। इसके बाद दूसरा उसका जो गुण है वह गुण है सभी मूल्यों पर आधारित। एक संतोषजनक माध्य समंक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा वह पूरे समूह के प्रमुख अभिलक्षणों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। कुछ माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होने के कारण असंतोषजनक माने जाते हैं। तीसरा इसका जो गुण है वह गुण है सरल एवं वृद्धिगम्य होना। तो देखिए, उत्तम माध्य में कुछ सरल व स्पष्ट गुण होने चाहिए जिससे उसकी प्रकृति आसानी से समझी जा सके। यह अत्यधिक गणितनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर यह गणितनिष्ठ है तो क्या होगा? तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। इसके बाद चौथा इसका जो गुण है वह है निर्धारण की सरलता होना। उत्तम माध्यम में कुछ सरल व स्पष्ट गुण होने चाहिए जिससे उसकी प्रकृति आसानी से समझी जा सके। यह अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। अब निर्धारण की जो सरलता है उसमें क्या है? संतोषजनक माध्य की गणन क्रिया सरल होनी चाहिए। कुछ माध्य जटिल रीतियों द्वारा परिगणित होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो गुण आता है वह गुण है प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। अब प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव क्या है? तो देखिए, यदि एक ही समय में से उचित रीति द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श चुनकर माध्य निकाले जाएं तो उन माध्यों में
प्रचलित अंतर नहीं होने चाहिए। वहीं माध्य आदर्श माना जाता है जिसमें इस प्रकार के प्रतिचयन परिवर्तनों का कम से कम प्रभाव पड़े। एक ही समय में से निकाले गए भिन्न भिन्न प्रतिदर्श के माध्यम में लगभग समानता होनी चाहिए। अगर समानता नहीं है तो रिजल्ट कोई भी आ सकता है। अगला इनका जो गुण है वह गुण है बीजगणितीय विवेचन। अब देखिए बीजगणितीय विवेचन क्या है। एक आदर्श माध्य में कुछ ऐसी गणितीय विशेषताएं होनी चाहिए जिससे उसका बीजगणितीय विवेचन सरलता से किया जा सके। सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य रीतियों में उसी माध्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है जिसमें बीजगणितीय विवेचन का गुण पाया जाता है। अब देखिए आपने गुण भी समझ लिए, इसके उद्देश्य भी समझ लिए, इसका अर्थ भी जान लिया, परिचय भी जान लिया। अब बात ये आती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें हैं उनके या जो सांख्यिकीय माध्य हैं उन सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार कितने हैं। तो देखिए अब हमें बोर्ड का सहारा लेना है, इसलिए हम अब बोर्ड पर ही सारा कार्य करेंगे। तो चलिए देखिए सांख्यिकीय माध्य के जो प्रकार हैं यानी काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज यानी जो माध्य हैं उन माध्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखिए माध्य को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। और पहले भाग में इसको हम आधार के साथ देखते हैं कि आधार क्या है। तो देखिए स्थिति संबंधी माध्य आते हैं सर्वप्रथम। स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्यों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है बहुलक और बहुलक को हम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। दूसरा आता है मध्य का जिसे हम मीडियन और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके बाद यानी स्थिति संबंधी जो माध्य हैं, इसके बाद दूसरा जो माध्य है वह है गणितीय माध्य। क्या है? गणितीय माध्य। अब देखिए गणितीय माध्य को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ ले लेते हैं गणितीय माध्यों को हमने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 पहला है समांतर माध्य। कौन सा? समांतर माध्य। और समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे? x बार से। दूसरा आता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य
गुणोत्तर माध्य को हम GM से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में हरात्मक माध्य। कौन सा? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य को हम HM से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट आता है इसी का बीजगणितीय माध्य। बीजगणितीय माध्य। और बीजगणितीय माध्य को हम वर्गीकरण माध्य है, वर्गीकरण गणितीय माध्य। वर्गीकरण और वर्गीकरण माध्य को हम QM से प्रदर्शित करते हैं। QM। अब देखिए, यानी समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, वर्गीकरण गणितीय माध्य जिसे हम क्वाड्रेटिक मीन बोलते हैं। यहाँ स्थिति संबंधी जो माध्य है इसे पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, और बहुलक को मोड, मध्यिका को मीडियन। अब आता है व्यापारिक माध्य। तीसरा है व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। और पहला जो भाग है वह है चल माध्य का। चल माध्य। और चल माध्य को बोलते हैं मूविंग एवरेज। दूसरा आता है इसमें प्रगामी माध्य। प्रगामी माध्य। और प्रगामी माध्य को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज। नेक्स्ट आता है इसमें संग्रथित माध्य। संग्रथित माध्य। और संग्रथित माध्य को हम कंपोजिट एवरेज कहते हैं। अब देखिए, हम जो अध्ययन करेंगे उसमें स्थिति संबंधी जो माध्य हैं उसके अंतर्गत हम बहुलक का अध्ययन करेंगे, हम मध्यिका का अध्ययन करेंगे, हम समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे, हम गुणोत्तर माध्य का अध्ययन करेंगे, हम हरात्मक माध्य का अध्ययन करेंगे, हम वर्गीकरण गणितीय माध्य का भी अध्ययन करेंगे, और लास्ट में हम इसे लेकर के जाएंगे चल माध्य, प्रगामी माध्य और संरक्षित माध्य के लिए। तो सर्वप्रथम हमें जो अध्ययन करना है वो स्थिति संबंधी माध्यों का बहुलक और मध्यिका का अध्ययन करना है। अब देखिए, स्थिति संबंधी जो माध्य हैं, ये वाले जो माध्य हैं ये क्या है? तो देखिए, यानी पोजिशनल जो एवरेज हैं, इन माध्यों का निर्धारण अधिकतर निरीक्षण मात्र से हो जाता है। पहले क्रम संख्या के आधार पर इस प्रकार के माध्य की स्थिति ज्ञात की जाती है। फिर उस क्रम संख्या से संबंधित मूल्यों को निरीक्षण द्वारा निश्चित कर लिया जाता है। वही स्थिति माध्य का मान कहलाता है, और स्थिति माध्य में बहुलक तथा मध्यिका का समावेश होता है।
अब बात आती है कि बहुलक क्या है। तो देखिए, यानी मोड क्या है, तो पहले हम बहुलक को समझते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे। देखिए, मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोड से उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन। सांख्यिकी में बहुलक यानी भूयिष्ठिक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है। आप इसके अर्थ से ही समझ गए होंगे, और फिर से एक बार सुन लें कि मोड शब्द फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ है फैशन या रिवाज। सांख्यिकी में बहुलक या भूयिष्ठिक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता हो, अर्थात जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति हो। वह सर्वाधिक घनत्व की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट डेंसिटी या मूल्यों के अधिकतम संकेंद्रण बिंदु यानी पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज कहलाता है। क्रॉक्सटन एवं काउडिन ने, यानी क्रॉक्सटन और काउडिन की एक बुक है, उस बुक का नाम है एप्लाइड जनरल स्टैटिक्स। क्या नाम है? एप्लाइड जनरल स्टैटिक्स में कहा है एक समंक बंटन का बहुलक वह मूल्य है जिसके निकट श्रेणी की इकाइयाँ अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं। उसे मूल्य की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी मूल्य माना जा सकता है। अब देखिए, हम बहुलक का अर्थ जानने के बाद में अब हम आते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत, यानी इंडिविजुअल जो श्रेणी है, उस इंडिविजुअल श्रेणी में बहुलक का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, इंडिविजुअल जो श्रेणी है उसमें जो बहुलक का निर्धारण किया जाता है वह 3 प्रकार से किया जाता है, और वह 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, इसे हम खंडित श्रेणी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खंडित श्रेणी भी कहा जाता है। नंबर 2 यानी व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। दूसरा जो आता है वह है इसमें सतत श्रेणी। कौन सी? सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरी जो आती है वह है, तीसरी इसमें मध्य का या समांतर माध्य। मध्य का या समांतर माध्य की सहायता से
अब देखिए, मीडियन या अर्थमेटिक मीन की सहायता से भी हम मोड निकालेंगे, सतत श्रेणी से भी मोड को ज्ञात करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी से भी हम मोड को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अब सर्वप्रथम जो ज्ञात करेंगे वह करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी से। तो सर्वप्रथम हमें समझना है कि व्यक्तिगत श्रेणी या खंडित श्रेणी है क्या चीज़। देखिए, जब व्यक्तिगत श्रेणी के अनेक मूल्य दो या दो से अधिक बार पाए जाते हैं तो उन्हें आरोही क्रम में या आरोही क्रम के अनुसार रखकर उनके सामने उनकी आवृत्ति लिख दी जाती है। फिर निरीक्षण द्वारा यह देख लिया जाता है कि अधिकतम आवृत्ति क्या है या इस आवृत्ति का मूल्य ही बहुलक है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं क्या है। कैसे हम बहुलक ज्ञात करेंगे इसे हम समझते हैं। देखिए, कोई एक देश है, उस देश के 15 वर्षों की हम मृत्यु दर ज्ञात करते हैं। मान लीजिए किसी देश के 15 वर्षों की वार्षिक मृत्यु दरें प्रति हजार के समंक निम्नलिखित हैं। तो समंक क्या क्या हैं, यानी समंक हैं 10.9, 10.7, 11.1, 10.9, 11.6, 11.3, 10.6, 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4, 10.6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फिर 10.6। अब देखिए, मुझे करना क्या है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इन सभी समंकों को आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम। अब देखिए, आरोही क्रम में देखें तो सबसे छोटा 11.1 यानी 11.1 सॉरी, सबसे जो छोटा है वह है 10.4, 10.5, 10.4 ही इसमें सबसे छोटा है। तो हम देखते हैं 10.4 को। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि 10.4 के कितने हैं, यानी 1, इसके बाद में कोई भी नहीं है, तो इसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति क्या है, यानी 1 है। आगे देखते हैं 10.4 से बड़ा है 10.5, 10.5। अब देखते हैं 10.5 के कितने हैं, यानी 1 तो हमने पहले ये 4 ले लिया, 1 और इसके बाद
हमें कोई भी नहीं मिला तो मीन्स इसका भी आवृत्ति एक ही है। अब देखते हैं 10.5 के बाद में जो संख्या बड़ी आती है वो 6 आती है। तो 10.6। अब 10 दशमलव वाले कितने हैं 6 के, यानी 1 2 3 4 और 5 ये हो गए, और तो कोई है ही नहीं, तो इसकी जो आवृत्ति है वो 5 है। अब देखते हैं 6 से बड़ा कौन सा है, तो 6 से बड़ा है 7, यानी 10.7। अब देखिए 10.7 कितने हैं इसमें, 1 और 1 2, तो 10.7 के 2। अब देखते हैं 10.7 से बड़ा कौन सा है, 8 होना चाहिए, 8 इसमें कहीं है ही नहीं, 9 आता है, तो 10.9। अब 10.9 के देखते हैं कितने हैं, यानी 1 2 2 ही हैं, तो यहाँ 2। अब क्या बचा, 10.9 से बड़ा क्या होगा 10.11, यानी 11.1, तो 11.1 का देखते हैं 11.1। अब देखिए 11.1 के इसमें कितने हैं, केवल 1 ही है, तो मैंने इसे 1 ले लिया। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 11.1 से बड़ी संख्या है 11.3, तो 11.3 को ले लेते हैं। अब 11.3 के कितने हैं, 11.3 का 1 और बस 1 ही है, लेकिन यहाँ 10.9 के 3 हैं, एक ये हैं, तो ये जो 10.9 है उसकी संख्या है 3। अब बचा 3 के बाद में जो बड़ी संख्या होगी वह होगी 11.6। तो देखते हैं 11.6। अब 11.6 के कितने हैं, इसमें यहाँ कोई है नहीं, केवल 1 यही है, तो ये हो गया 1। यानी देखिए 1 2 7 और 2 9, 9 3 12 13 14 15, यानी इक्वल टू 15 वर्षों का ही हमने निकाला। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वह किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति है वह है 10.6 की। तो बहुलक जो होगा वह है, यानी जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है, जो ज़्यादा बार आया है वही बहुलक है। तो Z = क्या होगा 10.6 होगा, यही बहुलक है। क्या है, बहुलक। और Z एक संकेताक्षर है। Z क्या है, Z = संकेताक्षर, संकेताक्षर, यानी Z से हम बहुलक को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए पहला हमने ये समझा, एक और देख लेते हैं, आपकी समझ में आएगा। देखिए और मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये बहुलक निकालने की विधि आपकी समझ में अवश्य ही आई होगी। अब देखिए कुछ बिखरे हुए आंकड़े हैं, जैसे 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 5 3 4 3 2 4 5 6 4 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मुझे इसमें से बहुलक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूं?
सेम कंडीशन, आरोही क्रम में सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो आरोही क्रम में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए आरोही क्रम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही संख्या सर्वप्रथम आती है। अब देखते हैं इसमें 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 5 3 4 3 2, तो सबसे पहली जो छोटी संख्या है वह है 2। कितनी है, 2। अब देखिए 2 के काउंटिंग कर लेते हैं, यानी एक ये है, एक ये है 2, और एक 3, 3 के बाद 4, 4 2 के हैं। तो जो आवृत्ति है, आवृत्ति 2 की कितनी है, 4। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 आती है। तो 3 को देख लेते हैं। अब देखिए 3 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ही हैं। तो देखिए इसके भी 4 हो गए। अब क्या बचा, 3 से बड़ी जो संख्या है वह है 4। 4 का निकालते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 के कितने हैं, 9। अब 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो 5 की आवृत्ति निकालते हैं। अब देखिए 5 के कहाँ हैं, 5 का एक ये है 1 और एक 2, 5 की आवृत्ति कितनी हो गई, 2। अब 5 से बड़ा कौन सा है, 6 आता है। तो 6 को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ 6 कितने हैं, केवल एक ही है, ये 6। अब देखिए क्या ये वास्तव में 20 हैं या नहीं है। तो 4 और 4 8, 8 और 9 17, 4 और 4 8, 8 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 9 4 13, 13 4 17, 17 और 2 17 और 2 19, 19 और 6 25, यानी ये 25 हैं। अब देखिए हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक कौन सा है, जिसकी ज़्यादा आवृत्ति है, मीन्स आवृत्ति कितनी किसकी है, 4 की। 4 की आवृत्ति कितनी है, 9, यानी 4 शब्द 9 बार इसमें आया है। तो बहुलक क्या होगा, यानी Z = 4। Z = क्या होगा, 4 होगा। ये निकल गया आपका बहुलक, और यही बहुलक है। इसे हम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। यानी आप ये कर सकते हैं, मोड यानी Z = 4 है। और आगे एक और देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ और आंकड़े हैं, जैसे 2 4 3 4 2 6 8 7 5 3 8 4 5 6 7 8 4 4 3 4 2 4, ये है। अब मुझे फिर इनका क्या करना है, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं, एक सीरियल से नहीं हैं। तो मैंने क्या किया है, इन्हें सबसे पहले आरोही क्रम में हम कन्वर्ट करेंगे। और आरोही क्रम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो देखते हैं संख्या, वो सबसे छोटी कौन सी है, 2। तो चलिए 2 को ले लेते हैं, और इसकी आवृत्तियाँ भी ले लेते हैं। आवृत्तियाँ देखिए, निकालिए। 2 की आवृत्ति कितनी है, 1 2 और 1 3, यानी 2 के केवल 3 हैं। कितने हैं, 3। अब देखिए 2 से बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, 3। तो 3 ले लेते हैं।
अब देखिए 3 के कितने हैं, 1 2 और 1 3। 3 की आवृत्ति कितनी है, 3 है। अब 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, 4। 3 से बड़ी संख्या है 4। अब देखिए 4 के कितने हैं, 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 और 7। 4 के कितने हैं, 7। अब 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 को देखते हैं, 1 2 2 ही हैं 5 के, तो 5 के 2 हैं, 2 लिख दिया। अब 5 से बड़ी संख्या 6 आ गई। अब 6 के देखते हैं, 1 2, 6 के 2 ही हैं, 2 आ गए। अब 6 से बड़ी 7। 7 के देखें, यानी 1 2, तो 7 के कितने हैं, 2। 7 से बड़ी संख्या 8 है, तो 8 का देखते हैं, 1 2 और 1 3। अब देखिए फिर आप इसमें जेड यानी बहुलक मोड कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने क्या कहा, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हो वही बहुलक है। तो देखिए आवृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा है, 4 की ज़्यादा है। 4 की आवृत्ति कितनी है, 7 बार है। तो मोड या जेड इजिकल टू क्या होगा, 4 होगा। आंसर आ गया साहब, क्या है, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन चाहे तो एक और कर देता हूँ, चलिए एक और करेंगे। जब तक आपकी समझ में नहीं आए आप मेरे को कमेंट भी बराबर करते रहें स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ आंकड़े फिर बिखरे हुए हैं। 1 2 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 1 4 3 4 5 6 7 6 4। देखिए अब इसे हमें आरोही क्रम में कन्वर्ट करना है। सेम कंडीशन, आरोही क्रम में हम कन्वर्ट करने का मतलब है सबसे पहली संख्या को लेना है, छोटी वाली को। देखिए पहली यानी 1 ही सबसे छोटी है, तो मैंने 1 को लिया है। अब 1 को देखते हैं आवृत्तियाँ कितनी हैं, आवृत्तियाँ ज्ञात कर लेते हैं। 2 की जो आवृत्तियाँ हैं वह 1 2 2 ही हैं, तो 1 की आवृत्ति 2 है। 2 से बड़ा यानी 1 से बड़ा 2। अब 2 को देखते हैं, 1 2 3, इसके 2 के कितने हैं, 3 हैं। आगे देखते हैं 2 से बड़ा 3 है, तो 3 को देख लेते हैं, 1 2 3 4। चलिए ये 4 हैं, 4 ले लिए। अब 3 से बड़ी संख्या 4 आती है, 4 को देखें। 4 के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 4 के कितने हैं, 9। 4 से बड़ी संख्या 5 है। देखिए 5 के निकालते हैं, 5 कितने हैं, 1। 5 का केवल 1 है। इसके बाद 6 आता है, 6 के देखते हैं, यहाँ कोई 6 का अंक नहीं, केवल एक यही 6 का अंक है। 6 की संख्या 1। इसके बाद आता है 7, और 7 के देखते हैं कितने हैं, 7 का भी 1 ही है। अब बहुलक निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, जिसकी ज़्यादा आवृत्तियाँ हैं, आवृत्ति आने वाला कौन सा है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है, यानी 4 की 9 बार आवृत्तियाँ हैं, तो बहुलक कैसे निकालेंगे, यानी मोड या जेड इजिकल टू 4।
ये आंसर आ गया। और आप चाहें एक और निकालता हूं आपके समक्ष, चलिए। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 4, 3, 2, 4, 2, 4, 8, 5, 4, 4, 3, 4, 2, 4 निकाल लीजिए। आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले सेम कंडीशन, आरोही। अब आरोही क्रम में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 1 कहीं है नहीं, 2 ही आता है। तो आरोही क्रम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 को ले लेते हैं, प्लस इसकी आवृत्तियां देख लेते हैं। देखिए 2 की आवृत्तियां कितनी हैं, सबसे पहले 1, इसके बाद 2, 3 और 1 4, 2 कितने हैं, 4 हैं। इसके बाद आता है 3 के कितने हैं, 1, 2 और 1 3, चलिए ये 3 है। 4 को देखते हैं, 4 के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 के आगे 10। इसके बाद 5 को देखते हैं, 5 कितने हैं, 1, 2, 5 के कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद 6 को देखते हैं, 6 में कितने हैं, 1, 6 का केवल 1 ही है। इसके बाद 7 के देखते हैं, 7 का 1, 7 का भी 1 है। 8 के कितने हैं, 1, 2, 8 के आए 2। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक आवृत्ति जिसकी ज़्यादा है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसे, FREQUENCY यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 4 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी 10 है। तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा, यानी मोड इज इक्वल टू या मोड Z इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन अवश्य ही आए होंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।